जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इनकोमियो इंडिया के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी का वन शॉट जो कि PYQ में आ चुका है। और हम आपसे गारंटी लेते हैं कि इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कि पहला कह रहा है कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें हम बताने जा रहे हैं। पहला, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। दूसरा है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। अब अगले की ओर चलते हैं कि मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला किसका उर्सा मेजर गैलेक्सी का पार्ट है? किसका पार्ट है? उर्सा मेजर। उर्सा मेजर गैलेक्सी का पार्ट है। अगले की चलते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर होगा तारों द्वारा मुक्त ऊर्जा, उष्मा के आधार पर। किसके द्वारा? उष्मा के आधार पर। अगला है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार की से उत्पन्न होती है? नाभिक संलयन। इसमें नाभिक विखंडन नहीं होता है, अर्थात नाभिक संलयन होता है। अगले होता है कि सूर्य में सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? कितना है? 4.24 प्रकाश वर्ष। 4.2 प्रकाश वर्ष। 4.2 प्रकाश वर्ष। अगले चलते हैं कि पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ अर्थात ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो लगाता है 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगला है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। अर्थात हमने माना कि मान लीजिए हमारी एक ये अर्थ है और ये सन है। सन का जो चक्कर अर्थ लगाएगी उसे परिक्रमण कहते हैं, और जो ये अर्थ अपने अक्ष पर लगाएगी उसे घूर्णन कहा जाता है। अगला है कि दिन और रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। अगला है, ग्रह क्या है? ग्रह एक अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात ये ग्रह एक ऐसा पिंड है जो जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो अगला चलते हैं, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है? शुक्र और मंगल के बीच। जैसे ये हमारा सन है, यहाँ सन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शुक्र और मंगल के बीच स्थित है हमारा अर्थ। अगला चलते हैं हम। अगला है कि आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। अर्थात कहा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। और सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। और अगला है कि शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। शनि का घनत्व कितना है? सबसे कम। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। और सबसे ज़्यादा किसका है? हमारी पृथ्वी का है। और हम अगले की ओर चलते हैं। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का सबसे अधिक है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का सबसे अधिक है। अर्थात ये कम समय में अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेता है बुध, जबकि वरुण बहुत अधिक समय लेता है। और अगला चलते हैं हम कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी गैसें पाई जाती है? बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी गैसें पाई जाती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। अगला है कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जाता है? अर्थात डायमंड रिंग कब देखा जाता है? इसका आंसर होगा पूर्ण ग्रहण के सूर्य ग्रहण के समय। पूरी सूर्य ग्रहण के समय अर्थात सूर्य की परिधि पर। परिधि मतलब उसके डायमीटर पर। अगला है कि वे दो ग्रह जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात उसका कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थात बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। तो अगला चलते हैं हम। दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा या अथवा विषुवत रेखा पर। इस पर दिन और रात बराबर रहते हैं। अगला है, हेलवॉप तथा हेली क्या है? एक पुच्छल तारा है। हेलवॉप तथा हेली क्या है? एक पुच्छल तारा या कॉमेट है। अगला है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य ग्रह के नाम से जाना है? ग्रीन प्लैनेट। इसलिए इसे क्या, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट। हम अगला की ओर चलते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। कहा जाता है बृहस्पति का वलय अर्थात रिंग किस पदार्थ का बना होता है? सिलिकेट का। सिलिकेट एक बहुत मजबूत पदार्थ होता है, जैसे अंडों में होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है बना।
अंडों का खोल। इसलिए हम हीरक वलय अर्थात बृहस्पति का रिंग किससे बनाता है? सिलिकेट का। अगला है कि जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरे पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? दूसरे पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। दूसरे पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। अगला है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन शनि का है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। ये बृहस्पति का। अगले हम चलते हैं, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष। अरुण को कितना समय लगता है? 84 वर्ष। अगला है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को कहा जाता है। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहा जाता है। अगला है कि किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के लिए सही है? मंगल ग्रह। और कहा जाता है कि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है, लगभग बराबर हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों एक समान झुकी हुई है। अगले की ओर चलते हैं कि कहा जाता है 1610 में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति के उपग्रह किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने उस वक्त इसके 4 उपग्रह की खोज की थी, जिसमें आता है एक यूरोपा। आपने नाम सुना होगा इसका, उपग्रह का नाम यूरोपा। इसी की खोज की और 3 अन्य ग्रह की खोज की थी। अगले चलते हैं हम कि वे ग्रह जिनके चारों ओर रिंग पाए जाते हैं, वे ग्रह। अगला चलते हैं हम कि वे ग्रह जिनके चारों ओर रिंग होते हैं, रिंग अर्थात कैसे वलय होते हैं। आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण और बनी। रिंग किसके कारण होते हैं? बृहस्पति। अर्थात इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह अर्थात गैसियस प्लानेट भी कहा जाता है इन चारों को। अगला चलते हैं हम कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? सेरेस। अगला है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों हमने अभी ऊपर बताया आपको कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा टाइटन है, जो कि शनि का उपग्रह है। और पहला क्या बताया हमने? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। क्या बताया? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला चलते हैं हम कि सूर्य के प्रकाश मंडल अर्थात सूर्य के फोटोस्फेयर का तापमान कितना होता है? फोटोस्फेयर किसे कहा जाता है? हमें नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सूर्य का एक ऐसा भाग है जो यही एक नंगी आंखों से दिखाई देता है, फोटोस्फेयर, बाकी नहीं दिखाई देता है। इसका लगभग तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि चंद्र ग्रहण अर्थात लूनर एक्लिप्स कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। अगला हम चलते हैं कि शांति का सागर अर्थात सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहुंचे थे, तो ये क्वेश्चन बहुत पहले एक सीडीएस एग्जाम में भी आ चुका है कि सबसे पहले किस जगह पर उतरे थे? उसे कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अर्थात सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। अगला चलते हैं हम कि फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, आप बताइएगा डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसे कहा जाता है? डिमोस को। और सबसे बड़ा मैंने बताया कि गैनीमेड को कहा जाता है। अगला चलते हैं कि हम चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? चंद्रमा के धरातल पर बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का अभाव होता है, अर्थात यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होने का यहाँ पर माध्यम नहीं होता और ध्वनि माध्यम से चलती है। अगला चलते हैं कि जब अर्धचंद्र अर्थात हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कितना डिग्री का कोण बन जाता है? जो मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, इन तीनों के बीच समकोण की तरह इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, अर्थात इसे हाफ मून की कंडीशन भी कहा जाता है। अब अगले और चलते हैं कि कृष्ण विवि अर्थात ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? उच्चतम घनत्व। इस साथ साथ आपको याद रखना है कि उच्चतम घनत्व के साथ साथ इसकी ग्रेविटी भी बहुत अधिक है, जिससे ये अपने अंदर सभी पदार्थ को ट्रैप कर लेता है, अर्थात ये प्रकाश को भी अपने अंदर समेट लेता है और प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता है। इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अगला चलते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी से ले जाया जाता है किसी वस्तु को, उसका भार कितना % घट जाता है? 1/6 भाग घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान अर्थात 1/6 भाग होता है, अर्थात जितना पृथ्वी पर होगा उससे 6 भाग, उसका 6ठा भाग होता है चंद्रमा पर ग्रेविटेशन, इसलिए उसका भार 1/6 भाग घट जाता है। तो अगले चलते हैं कि तारे के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय पिंड की घटना होती है? इसका कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल।
कहा जाता है कि ब्लैक होल तब बनता है कि जब बड़े तारे मरने की स्थिति पर आ जाते हैं और इनका घनत्व तथा ग्रेविटी बहुत अधिक होती है। हमने ऊपर पढ़ा। और अगला चलते हैं कि ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था ब्लैक होल शब्द का प्रयोग। हमने आपको ये भी बताया कि ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो अपने अंदर सभी पदार्थ को ट्रैप कर लेता है। हम अगले की ओर चलते हैं कि सबसे सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा अर्थात सौरमंडल या हमारे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार, इसी को अभिनव तारा भी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा क्या है? साइरस या डॉग स्टार, इसी को अभिनव तारा कहा जाता है। हम अगले की ओर चलते हैं कि सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर इक्लिप्स कब लगता है? केवल अमावस्या के दिन। हमने ऊपर बताया आपको चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। हम अगले की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम अगले की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र अर्थात एस्टेरिज्म। इसे इंग्लिश में एक कॉन्सिलेशन भी कहा जाता है। अर्थात किसी भी पैटर्न को मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ के, इसको सबको मिला दीजिए एक पैटर्न अर्थात रेक्टेंगुलर बन गया। इसी को हम कहा जाता है नक्षत्र कहा जाता है। अगले की ओर चलते हैं कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इकारस है। क्या है? इकारस है। हमने अगले ध्रुव तारा किस तारामंडल की और संकेत करता है? ध्रुव तारा किसका करता है? सप्तऋषि तारामंडल, इसी को उर्सा मेजर। तब ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है कि जिससे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ये उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री के हमारे सर के ऊपर 90 डिग्री पर का कोण बनाता है। अर्थात ध्रुव तारा से हम डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। ये हर वक्त उत्तर दिशा में उगता है। ध्रुव तारा क्या बताया हम आपको? उत्तर दिशा में उगता है। अगले की ओर चलते हैं कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉयड कहा जाता है। इसे हम मंगल मान लीजिए और ये बृहस्पति मान लें। इसके चारों ओर मान लीजिए दाना 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 टाइप का एक बेल्ट बना हुआ है, इसी को एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। अगला है कि उल्का किसको कहा जाता है? उल्का किसे कहा जाता है? इसे टूटा हुआ तारा या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। हमने ऊपर आपको बताया क्षुद्र ग्रह है। जब मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होता है तो यह मंगल अपने ग्रेविटी से किसी भी पिंड को, आकाशीय पिंड अर्थात छोटे कंकर पत्थर को अपनी ओर खींचता है और अपने परिक्रमण पथ से आगे बढ़ जाता है। और इसके आगे पृथ्वी है, ये नहीं पहुंच पाता है, ये पृथ्वी पर आने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि आज पृथ्वी से कुछ भी टकराने वाला है। अर्थात कि इसी को जब ये आकाशीय पिंड वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगता है, जलने के कारण ये चमकने लगता है, इसी को शूटिंग स्टार कहा जाता है। और लोगों द्वारा कहा जाता है कि जब आप टूटते हुए तारे से कुछ मांगोगे तो वो सब कुछ पूरा कर देगा, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, जबकि वो तारे की अंतिम स्थिति अर्थात ये मरने की स्थिति में है। अगला की ओर चलते हैं कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो वेस्टा ग्रह, वेस्टा। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है उसका नाम वेस्टा है, जबकि इसका नाम हम एक बताते हैं चार वेस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार वेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से दिखाई देता है। अगले की तरफ चलते हैं कि अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करता है? अरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर। कहा जाता है कि यही दोनों ग्रह सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जबकि छह ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। किस तरह? पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। अगला है कि निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? गैस और धूलकण से। और कहा जाता है निहारिका को नेबुला भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आया तो आपके क्वेश्चन में निहारिका कम और नेबुला ज़्यादा आएगा। नेबुला किससे मिलकर बना होता है? गैस और धूल से। अगला है कि भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? भारत के मंगलयान मिशन को PSLV द्वारा किया गया। क्या? PSLV 25 के द्वारा किया गया था। अगला है कि महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग थ्योरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? लेमेंत्रे द्वारा दिया गया था। लेमेंत्रे किसने दिया था? जॉन लेमेंत्रे। और कब दिया था? 1927 में। 1927 में दिया था और 1931 में इसका पब्लिश हुआ था। क्या? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वही आ गया कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। अगला क्वेश्चन है कि
वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है इसे मंदाकिनी, आकाशगंगा या दूध मेखला, मिल्की वे भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। और मिल्की वे के सबसे नज़दीक का आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। इसे हिंदी में देवयानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हमारे आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी आकाशगंगा क्या है, एंड्रोमेडा। इसे देवयानी भी कहा जाता है। अगला है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है। आकाशगंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल गैलेक्सी है। कहा जाएगा कि आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी है अर्थात मिल्की वे का आकार क्या है, सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल गैलेक्सी की तरह है। अगला है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष इसे कहा जाता है कि जब सूर्य, मान लीजिए ये सन है, हमारी आकाशगंगा ये मिल्की वे है, ये मिल्की वे के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। और ब्रह्मांडीय वर्ष कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष होता है। कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड को, आकाश, सूर्य को अपनी मिल्की वे के चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़। दोस्तों देखिए, हमने ऊपर बताया फिर नीचे आ गया 25 करोड़ वर्ष। अगला है कि तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार, अर्थात कहा जाएगा कि तारे का सर्वप्रथम जन्म होता है तो क्या बनता है, प्रोटोस्टार बनता है। अगला है कि तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है, इसके तापमान का। कहा जाता है कि तारे का रंग, इसमें 3 रंग होते हैं। इसमें लाल किसा रंग प्रतीत होता है, सबसे कम तापमान होता है, सबसे कम होता है इसका तापमान। और नीला जो आएगा, नीला तारा आपने आसमान में देखा होगा, उसका तापमान सबसे अधिक होता है, अर्थात सबसे अधिक होता है। तो अगले की ओर चलते हैं। वह सीमा जिसके बाहर सारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है कि सन का द्रव्यमान गुने 1.44 अर्थात चंद्रशेखर लिमिट किसे कहा जाता है, सन का द्रव्यमान गुना 1.44 को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। और चंद्रशेखर कौन थे, एक भारतीय वैज्ञानिक थे। अगले की ओर चलते हैं कि तारे के कारण घटित आकाश से परिघटना है कृष्ण विवि, अर्थात अभी ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल हमने आपको बताया था, इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत अधिक होती है। क्या होती है, ग्रेविटी भी बहुत अधिक होती है और इसकी डेंसिटी भी अधिक होती है। अगले की ओर चलते हैं हम कि ब्लैक होल से सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, एस चंद्रशेखर, एक भारतीय वैज्ञानिक थे। और ब्लैक होल हमने अभी भी आपको बताया कि इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत अधिक होती है। अगला चलते हैं कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। इसका कारण क्या है, दोस्तों हमने ऊपर बताया कि इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये प्रकाश को भी ट्रैप कर लेता है, अर्थात इससे निकलने नहीं देता है। नहीं निकलेगा तो कैसे हमको कोई चीज़ दिखाई देगा, अर्थात इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी अधिक होती है। अगले की ओर चलते हैं। अगला है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जिसमें किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इसका कारण क्या है, उच्च घनत्व, अर्थात डेंसिटी और ग्रेविटी अधिक होती है। हमने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका है। और अगला है कि सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारा है। जब तारे की मृत्यु होने लगती है तो इसमें एक बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट भी कहा जाता है, अर्थात सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये मृतप्राय तारा के समीप होता है, अर्थात मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारा है। अगले चलते हैं कि अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है, 88। आपको बहुत जगह 89 भी देखने को मिलेगा, जबकि हमारे आई ए यू अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 88 को मान्यता दी है। किसको, 88 को। अगले की ओर चलते हैं कि पल्सर, कृष्ण विवि, क्वासर, भंगुर तारा आदि क्या है, खगोल पिंड है। खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है, आकाश में जगमगाते लाखों पिंडों को, जो भी है ब्लैक होल, तारा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, वो सब को खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगला की ओर है कि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऊपर में, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह किसे नक्षत्र अर्थात कॉन्सिलेशन भी कहा जाता है। अगला है कि हबल टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। इस तारे का नाम क्या था, बीटलग्यूस। क्या था, बीटलग्यूस। और किसने किया था, हबल नामक वैज्ञानिक के लिए। इसने एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था जिसे हबल टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसके द्वारा पता लगाया गया है कि ब्रह्मांड की दूरी बढ़ती जा रही है, तारों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अगला है सौरमंडल के 8 ग्रहों में सर्वाधिक
मध्य घनत्व किसका है? पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। और सबसे कम क्या बताए थे शुरू में आपको? शनि का। सबसे कम शनि का। अगला है कि पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार कितना है? 12,75,6.92 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय विस्तार इसका है 12,713.6 किलोमीटर है। कितना? और पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि पहला है आंसर होगा इसका, आकाश से काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अर्थात हम मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष में चले गए, वहाँ माध्यम नहीं प्रकाश है, तो क्या दिखाई देगा आपको? सिर्फ जैसे आप आंख मूंदने पर दिखाई देगा वैसे ही आपको अंतरिक्ष में दिखाई देगा, और तारे वहाँ पर टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे। अगला है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी के संगठन में लोहा है, पृथ्वी के संगठन में मोह है, जबकि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन 78%। अगला है कि लोहा के साथ साथ ऑक्सीजन भी 30% है, सिलिकॉन भी 15%। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी कहेगा? प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर, दूरी की सबसे बड़ी दूरी, मान लीजिए दूरी नहीं, सबसे बड़ी दूरी। और प्रकाश वर्ष किससे कहा जाता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कितना होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। कितना होता है? 10 पर पावर 12 किलोमीटर। और मीटर में बोले 10 पर पावर 15 हो जाएगा। अगला है कि तारे की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? वही लाइट ईयर अर्थात प्रकाश वर्ष की। तारे की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है? लाइट ईयर का। अगला है कि यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज रूप में लंबवत उठते देखता है तो वह विवर अवस्थित होगा विषुवत रेखा पर। अर्थात हम मान लीजिए कि विषुवत रेखा पर खड़े हैं, ऊपर की ओर एक तारे को दिख रहे हैं, तो हम कहाँ पर होंगे? विषुवत रेखा पर। अगला है कि जिस तारेमंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसे कहा जाता है सप्तऋषि। में हमने ऊपर भी आपको बताया था सप्तऋषि अर्थात उर्सा मेजर गैलेक्सी। क्या? उर्सा मेजर गैलेक्सी। उर्सा मेजर गैलेक्सी एक ऐसा गैलेक्सी है जिसमें ध्रुव तारे दिखाई देता है, और ध्रुव तारे की मदद से हम उत्तर दिशा, ध्रुव तारा उगता किधर है? हमेशा उत्तर की ओर उगता है, हमेशा उत्तर की ओर। अर्थात इससे हम डायरेक्शन का भी पता लगा सकते। अगला है कि जब 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 सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक स्थिति में एक ही सीधी रेखा में हो, इसे क्या कहता है? युति भूति या सिजगी। अर्थात सन, मून, अर्थ एक रेखा पर स्थित हो, और एक रेखा पर स्थित हो, इसे क्या कहा जाता है? सिजगी की कंडीशन कहा जाता है। सिजगी अर्थात एक सिद्ध में। अगला है कि चंद्रमा का तल कक्षातल पृथ्वी कक्षातल कितने अंश का है? 5.9 डिग्री, 5 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 5 डिग्री 9 मिनट। अगला है पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान वाला स्थान कितना क्या है? न्यूनतम ताप स्थान आपने विश्व मैप में अपना पढ़ा होगा कि नीचे में है सबसे अंटार्कटिका, जो कि सालों भर बर्फ से ढका होता है। उसका एक स्थान है वोस्टोक स्टेशन। क्या है? वोस्टोक स्टेशन। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक किसने किया था? कास्ते दा बफन ने। क्या? कास्ते दा बफन ने 1749 ईस्वी में। अगला है इमैनुअल कांत ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है? इसका नाम है वायव्य राशि। इसे क्या कहते हैं? गैसियस थ्योरम का, गैसियस हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगला है कि ज्वारीय कल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स जीन्स ने। ज्वारीय कल्पना ये सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है, जबकि ये गलत ठहराया गया है। इसका प्रतिपादन किसने किया? जेम्स जीन्स ने। अगला चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगर्भिक इतिहास के अनवपसार वर्तमान या आधुनिक युवक क्या कहलाता है? होलोसिन युग। क्या कहलाता है? होलोसिन युग। अगला है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहा जाता है। मान लीजिए हमने पृथ्वी और ये एक विषुवत रेखा है जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। इससे 23 डिग्री उत्तर को हम कर्क रेखा और 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलेंगे। अगला है कि चलिए कहा जाता है दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी भी होती है 111 किलोमीटर। लेकिन ये आपको यहाँ स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन ये 1 डिग्री का अंतर पर होता है। कितना होता है? 1 डिग्री का अंतर पर 111 किलोमीटर होता है। अगर डिग्री बदल जाए तो किलोमीटर भी बदल जाएगा। अगला है कि दो देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट, अर्थात 0 देशांतर से 15 देशांतर के बीच अंतर कितना होगा? 60 मिनट कहा जाता है। 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का। मान लीजिए कि हम ये ग्रीनविच लाइन है, इससे पूरब की ओर जाएगा टाइम बढ़ेगा, इससे कम जाएगा। और 4 मिनट में कितना होता है? 4 मिनट में हम बढ़ते हैं
4 मिनट में, और कहा 15 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। तो कहा जा रहा है 0 से 15 अर्थात 15 डिग्री, 15 × 4 क्या हो जाएगा 60, 15 × 4 60 हो जाएगा 60 मिनट। अगला चलते हैं हम कि पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि क्या है, पृथ्वी अर्थात अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर लगाता है। इसका आंसर होगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अगला है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम होता है और इस स्थिति क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। उपसौर अर्थात 3 जनवरी को कहा जाता है उपसौर। लेकिन और हम ये भी बताते हैं कि 4 जुलाई एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर स्थित होता है, इसी को कहा जाता है अपसौर। ये उपसौर नज़दीक को उपसौर, दूर को अपसौर, इसे एपीहिलियन भी कहा जाता है। क्या कहता है एपीहिलियन। अगला है कि अपसौर या एपीहिलियन की स्थिति सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ होता है, तो ये स्थिति 4 जुलाई की। दोस्तों देखिए हमने ऊपर बताया, नीचे आ गया क्वेश्चन। अगला चलते हैं कि 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि ग्लोब पर लगभग सभी जगह एक समान होती है। यह तिथि कहलाती है विषुव अर्थात इक्विनोक्स की कंडीशन कहलाती है। इक्विनोक्स की कंडीशन यह है कि जब डायरेक्ट वो हमारी सूर्य प्रकाश की किरण कहाँ पर पड़ेगी, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर पड़ेगी। इसी को हम कहा जाता है इक्विनोक्स की कंडीशन। अगला है दोस्तों देखिए कि मकर रेखा को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है और कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या रहता है, कर्क संक्रांति अर्थात क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। कब, 21 या 22 दिसंबर को। अगला है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पहले कम था, अर्थात ये सूर्य के उल्कापिंडों गिरने के कारण धीरे धीरे इसका भार भी पृथ्वी का बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसका परिक्रमण काल भी बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार क्या है, इसका परिक्रमण गति है। परिक्रमण गति मान लिया तो सूर्य के तरफ जो चारों चक्कर लगाता है, ये मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा, इसका परिक्रमण गति कहता है। परिक्रमण कितना दिन में, 365 दिन में लगाता है एक चक्कर सूर्य का। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे नवीनतम सिद्धांत क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत। हमने ऊपर भी बताया आपको, महाविस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया था, लेमेंत्रे के द्वारा दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत इसी को माना जाता है। अगला है कि पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, भूभाग अर्थात जियोइड। जियोइड क्यों कहा जाता है कि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल ज़्यादा है, जिससे ये ऐसे चिथड़ जाता है, अर्थात ये चपटा और यहाँ पर सिकुड़ जाता है, ध्रुव पर सिकुड़ने के कारण ये जियोइड की आकृति इसे कहा जाता है। अगला है कि दोस्तों ऊपर भी ये सवाल हमने करा है, किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र को 2 बार गुजरने की अवधि क्या कहा जाता है, नक्षत्र दिवस कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन डे कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी की परिक्रमण दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमने ये भी बताया कि शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर डायरेक्शन में लगते हैं, जबकि वो दोनों ग्रह इसे वेनस और यूरेनस कहा जाता है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। और चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, 1.20 सेकेंड का समय लेता है। कितना, 1.20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे कहा जाता है, पोप ग्रेगरी 13वां को। और हम किसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं अभी, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो रसिया से लिया गया, अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर। हमने आपको इतना क्वेश्चन कराया दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे 7 तारीख को, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। जय हिंद, बाय बाय, लव यू।